Hey, hi, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Mm, sir. ठीक है, चलो करते स्टार्ट। कल अपन ने कहाँ तक देखा था? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तक के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर कॉलम है इसके अंदर में हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं, सम निकाल के, मिनिमम निकाल के इस कॉलम के अंदर में। ठीक है। तो ये क्यों होता है यार? देखो, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट चालू करते हो या कुछ भी चालू करते हो, तब आपको डेटा मिलता है। तो डेटा जैसे मिल गया, बस आ गया, पावर बीआई में डाल लिया और बस रिपोर्ट बना ली, तो ऐसा नहीं चलता है। देखो, डेटा आने के बाद में उसको एनालाइज करना, उसके अंदर में क्या चीजें हैं, ये सारी समझना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कभी कभार बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ बहुत सारे फिल्टरिंग्स लगा के हम लोगों को फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं या मेजर्स बनाने पड़ते हैं। मेजर्स वगैरह डैक्स के अंदर आएंगे, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर है वो। तो तब क्या होता है कि बहुत सारे लॉजिक्स अपने को समझने पड़ते हैं। तो वो लॉजिक समझने के लिए अपने को डेटा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये डेटा आपको मिल गया एडवेंचर वर्क्स वाला। अब ये इसके अंदर में कितने टेबल्स है, इन टेबल्स के अंदर में प्राइमरी की कॉलम डिमेंशन टेबल्स कौन से है, फैक्ट टेबल्स कौन से है, उसके अंदर में की प्राइमरी की कौन सी है, कौन से फैक्ट टेबल में कौन सी फॉरेन की यूज की गई है, कहाँ से ये डेटा आया हुआ है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर आपको HFD दी जाएगी। HFD क्या होता है कि जो आप डैशबोर्ड बनाने वाले हो या जो आप रिपोर्ट बनाने वाले हो, उसकी एक हार्ड कॉपी टाइप की आपको मिलती है, जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना, कि ये ऐसी बनाने की है। तो वो आपको दी जाएगी कि ये विजुअल्स आपको बनाने हैं, ये कलर्स आपको यूज करने के हैं उस डैशबोर्ड के अंदर बनाने के लिए। ठीक है। ये उसका ब्रांड का लोगो है, ये लोगो आपको यूज करना है। इस रिपोर्ट का टाइटल ये देने का है। ठीक है। उस पर्टिकुलर विजुअल का नाम ये देने का है। ये से लेके आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। ये कौन देगा आपको? ये डेटा कंसल्टेंट देगा। डेटा कंसल्टेंट कौन रहता है? डेटा कंसल्टेंट एक जो एंड यूजर है वो, और आपके बीच में का, या आपके जो भी आपकी टीम है उसके बीच का एक इंटरमीडिएट रहता है, जो क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है, बिजनेस समझता है एंड यूजर का। ठीक है। तो वो क्या करेगा, उनसे डेटा लेगा, उनसे बिजनेस समझेगा और लेके आपको समझाएगा और आपको रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि आपको उस डैशबोर्ड के अंदर में क्या शो करने का है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर में आपको HFD दी जाएगी। HFD मतलब कि हाई फिडेलिटी ड्राइंग। ठीक है। तो एक जस्ट ऐसा इमेज रहती है वो डैशबोर्ड की, कि आपको ऐसे ऐसे बनाने का है, ओरिजिनल डेटा नहीं रहता है उसमें। वो इसमें फिग्मा वगैरह अगर आपने सुना होगा, तो ये कैनवा जैसा टूल है ना, वैसा ही फिग्मा भी टूल है, जो रिपोर्ट डिजाइन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है। तो उसकी आपको लिंक दी जाएगी, उसके अंदर में वो फिग्मा का एक डमी टाइप का रिपोर्ट नहीं रहती है, वैसी आपको दी जाएगी। बस उसमें कलर्स वगैरह ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही आपको यूज करने। ठीक है। तो वो दी जाती है। तो उसके बाद में फिर आपको फीसिबिलिटी चेक भी करना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने कुछ भी उठा के कोई भी विजुअल उसके अंदर में डाल दिया और वो विजुअल अगर पावर बीआई में है ही नहीं, तो
तो हम लोग कैसा करेंगे, एक तो फिर कुछ जुगाड़ जमाएंगे या फिर कुछ स्टोर है इसका, विजुअल स्टोर, वहां से ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे गेट मोर विजुअल्स करके एक मार्केट प्लेस है, तो वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो कुछ सर्टिफाइड रहते हैं विजुअल्स, कुछ नहीं रहते हैं, तो एंड यूजर क्या बोलता है कि नहीं, हमको जो पावर बीआई के अंदर में विजुअल्स है सिर्फ उसी से बना के चाहिए। और ये जो आपका कंसल्टेंट है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत टेढ़े लोग भी मिल जाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इसमें डेटा कंसल्टेंट अच्छा ही होगा, तो वो कुछ भी उठा के ड्राइंग डाल देगा उसके अंदर कि भाई ये विजुअल्स बना दो हमको। तो वैसा हम लोगों को फिर निगोशिएट करना पड़ता है। देख भाई बोले इसके अंदर में है ही नहीं ये विजुअल पावर बीआई के अंदर में, तो हम लोग कहाँ से डालते हैं? अगर मार्केट प्लेस से चाहिए है तो वहां से बोल, अगर वहां पे भी नहीं है तो हम लोग कहाँ से डालेंगे? ठीक है। और मार्केट प्लेस में भी अगर वो विजुअल आपके पास है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फ्री होगा, उसकी लाइसेंसिंग अलग रहेगी उस विजुअल को यूज करने की, क्योंकि बहुत अलग अलग रहती है, जो $100 पर मंथ, $200 पर मंथ भी रह सकती है, तो उसके लिए कस्टमर एग्री नहीं करता। तो जैसे ही आपको एचएफडी मिलती है या सारी रिक्वायरमेंट्स मिलती है, तो आप पहले पीओसी करो कि करके ये फीसिबल है या नहीं पावर बीआई के अंदर करने के लिए। ठीक है, सिर्फ पावर बीआई की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी रिपोर्टिंग टूल आप यूज करोगे, टैबलू, माइक्रो स्ट्रेटेजी, कोई भी हो, क्या ये फीसिबिलिटी चेक आपको करना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है हमारे डैशबोर्ड में बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों से आपको जाना पड़ता है। फिर हाँ, उसके बाद में जो डेटा है, अब वो डेटा समझना पड़ेगा कि ये अपने को क्या, कोई एक समझ लो उसने बोला कि एक्सेसरीज का सेल चाहिए, तो अब एक्सेसरीज का सेल चाहिए तो एक्सेसरीज कैटेगरी नेम में आ रहा है, मे भी हो सकता है वो किसी प्रोडक्ट नेम या किसी दूसरे एक फील्ड रहेगी उसके अंदर में भी एक्सेसरीज आ रहा होगा। तो तब आपको ये पूछना है कि कौन से कॉलम के कौन सी एक्सेसरीज को हमें फिल्टर करने का है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको जब आप डेटा देखोगे तब आपको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको डेटा कंसल्टेंट को पूछने हैं मोस्टली। तो इस वजह से क्या होता है, फिर आपको एक डेटा को समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसे ही काम होता है भाई। ठीक है, देखते हैं, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री तक देखा था, अब यहाँ पे देखते हैं राउंडिंग का ऑप्शन। राउंडिंग अगर आपने सीक्वल वगैरह कुछ किया होगा या कुछ भी किया होगा तो ये राउंड फिगर बोलते हैं, राउंड फिगर तो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट प्राइस का एक सेक्शन दिया, कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर में देखो कुछ इंटीजर वैल्यूज है, 34.99, 33.6442। ठीक है, तो इसको अगर हमें राउंड अप करेंगे तो राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33.64 है तो 34 हो जाएगा। सिंपली देखो, राउंड अप कर दिया मैं तो ये इंटीजर वैल्यूज यहाँ की चले गए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, राउंड अप की जगह राउंड डाउन करता हूँ, तो क्या होगा, जो इसकी बेस वैल्यू थी वहां पे वो राउंड डाउन उसको कर देगा, राउंड अप, राउंड डाउन। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज है यहाँ पे जो कि है राउंड। अब राउंड क्या करेगा, देखो राउंड पे क्लिक करने के बाद में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो बोलेगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक के आपको राउंडिंग करनी है। ठीक है, जैसे देखो ये तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का जो है 33.6442, 4 डेसिमल प्लेसेस है इसके। अगर आपने बोल दिया इसको कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक के कर दे, तो क्या करेगा ये देखो, 64.442 ये 64 ये लेके आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हर बार आपके पे इसके अंदर में रहेंगे, कॉलम के अंदर। ठीक है, तो हम लोग ये राउंडिंग का यूज करके इसको राउंड अप, राउंड डाउन या राउंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार, राउंड अप, राउंड डाउन यहाँ पे मेन कॉलम पे करे ना ही करे तो अच्छा है। ये राउंडिंग अपन लोग जब विजुअल बनाएंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे भी वो राउंडिंग वाली चीज कर सकते हैं। क्यों बताता हूँ, देखो अब ये 34.99 है, ये किसी के तो भी प्रोडक्ट की प्राइस है, ये 34.99। ठीक है, चलो ये 34.99 है तो ये 0.01 का है फर्क, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड वाली देखो 33.6442।
अब इसके अंदर में अगर आप इसको 34 करते हो या 33 करते हो तो फर्क कितने का पड़ेगा, 0.6442 का, या फिर अगर आप राउंड अप करते हो तो 0 पॉइंट समथिंग 344 ऐसा कुछ, 36 ऐसा ऐसा कुछ तो भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। और जब ये कुछ प्रोडक्ट प्राइस किसी कुछ हजार या 1 लाख क्वांटिटी का प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो वो कुछ तो भी 36,000 या कुछ तो भी या $3600 का फर्क आएगा, जो कि बहुत ज्यादा है ना। तो ये यहाँ पे राउंड अप या राउंड डाउन आपको अगर बोला जाता है तो ही आप करो, आप अपने मर्जी से इसको राउंड अप राउंड डाउन, इंटीजर वैल्यूज दिख रही है बोले इसको राउंड अप कर देते, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, आपको अगर बोला गया है राउंड अप या राउंड डाउन करने के लिए तो ही आप इसको करने का, क्योंकि एक एक रुपए से आठाने आठाने से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, आपकी फिर जब आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या टोटल कॉस्ट कुछ कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आपको मैचिंग नहीं मिलेगा, ये राउंड अप राउंड डाउन करने की वजह से। क्योंकि क्या होता है जब पूरी रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है, आपने एक डैशबोर्ड बना लिया, तो उसके अंदर में जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपके डेटाबेस। अब डेटाबेस मतलब कि क्या, तो वही डेटा जहाँ से आपने ये डेटा को कनेक्ट किया। ठीक है, अगर ये सीक्वल है तो सीक्वल के अंदर में हम लोग क्वेरीज लिख के देखेंगे। ठीक है, देखो ये एडीडब्ल्यू वाला है मेरे पास, यही सारे टेबल्स, जैसे ये सेल्स वाला है, तो ये सेल्स का टेबल भी अपने पास है, तो यहाँ पे हम लोग ने अगर समझ लो कुछ सेल्स कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे है कॉलम ये, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेरी लिख के देख सकते हैं, जैसे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, कितना आ रहा है 2630। तो ऐसा ही आपने अगर डैशबोर्ड में बनाया हुआ है तो ऑर्डर क्वांटिटी उस साल के लिए 2015 के लिए क्या 2610 ही आ रही है आपके रिपोर्ट में भी, तो ये क्रॉस वेरीफाई आपको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में अगर आप इसको राउंड अप या राउंड डाउन करोगे तो मे भी हो सकता है राउंड अप करोगे तो आपकी क्वांटिटी जो है वहां पे ज्यादा दिखाएगी 2610 से, मे भी हो सकता है 2640 या 2650 तक के वो चली जाए, तो वो फिर आपको क्रॉस चेक करने में प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, अगर आपके सीक्वल में भी राउंड अप किया हुआ है और आपके पावर बीआई में भी राउंड अप किया हुआ है तो फिर वहां पे सेम। ठीक है, तो राउंडिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको अ, सामने से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि कर दो आप इसको राउंड अप तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो आप इसको यहाँ हैंडल मत करो, या आप इसको पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में ही हैंडल कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंफॉर्मेशन का, इज इवन, इज ऑड और साइन। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जस्ट एक चेक है कि ये नंबर जो है ये इवन है या ऑड है। अगर मैं इसको इज इवन करता हूँ तो देखो यहाँ ट्रू लिख के आया, तो यहाँ पे 4 जो था वो इवन नंबर था इसलिए ट्रू लिख के आया। यहाँ पे फॉल्स क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि वो एक 3 है, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो जहाँ इवन है जहाँ ऑड है उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स यहाँ पे वो पैरिटी चेक करके आ जाए। ठीक है, साइन देख, साइन क्या है, शायद शायद +1 आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती तो शायद -1 आता है। एक सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी डालता हूँ, मोटर, मोटर में -1 डालते हैं, देखते हैं इसका साइन क्या आता है। देखो -1 आया है। ठीक है, तो ये आपको एक जस्ट साइन बताएगा कि ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है।
या -1 है, अगर यहाँ पे 10 भी होता तो वो -1 ही लाता। देखो साइन 1 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये -1 आया क्योंकि ये एक नेगेटिव साइन है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, जहां जहां +1 आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, और -1 वही आएगा जहाँ पे वो नेगेटिव। ठीक है, यह है समझ में। अभी तक के जो बताया वो। यस सर। हम्म, सर कल कल आप एक एग्जांपल देने वाले थे, क्योंकि कल आपके पास नहीं था वो। हाँ 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 यार, वो आज भी नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं मिल रहा है एक्चुअली। बताता हूँ मैं, 1 2 दिन में बताता ओके। हूँ। चलो, ये मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोज भूल जा रहा हूँ ये चीज करना, अटेंडेंस। ठीक है। हाँ, अभी सबसे मेन चीजें आई है, डेट एंड टाइम कॉलम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से हम लोग डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्वार्टर, वीक, डे, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज ओन डेट ओनली देखते हैं। तो डेट ओनली में मतलब कि क्या होगा, कि जैसे समझो यहाँ पे अगर ये डेट एंड टाइम करके है, ठीक है, देखो, तो ये हम लोग है ना, ये ट्रांसफॉर्म में ना देखते हुए ऐड कॉलम में देखते हैं ये डेट टाइम। इससे क्या होगा कि एक नया कॉलम जनरेट होते जाएगा, उसी कॉलम के अंदर में चेंजेस नहीं हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन से अगर आप ये डेट टाइम ड्यूरेशन वाला चीजें करते हो तो उसी कॉलम के अंदर में सारी चेंजेस होते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐड कॉलम वाले सेक्शन से करते हो तो क्या होगा, एक नया कॉलम बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे जगह समझ लो कि आपके पास में ये ऐसा एक कॉलम है जिसके अंदर में डेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेट और टाइम निकाल के इसमें से अगर आपको सिर्फ डेट निकालनी है, सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, आपको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डेट में जाके डेट ओनली करो। तो देखो इसके अंदर में जो डेट वाले फंक्शंस है, डेट वाले जो चीजें है वही वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब लेकिन ये किस पे काम करेगा, ये जो इसका डेटा टाइप है ये डेट टाइम या डेट होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहले है एज करके। तो अब एज मतलब के क्या, तो अब एज मतलब के देखो, हमारा एक कस्टमर करके यहाँ पे कॉलम है, इसमें से आपको समझाता हूँ एज क्या होता है। देखो इसकी बर्थ डेट दी हुई है यहाँ पे। अब बर्थ डेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये एज मतलब कि क्या करेगा कि इसका बर्थ डेट क्या है, 4/8/1966। तो टुडे मतलब आज से लेके वो 4/8/1966 तक के कितना समय है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी। ठीक है, देखो ये उसने लेके आया, अब वो उसने किस में लेके आया है, डेज के अंदर में लेके आया है, 21,418 डेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन में डेज के जगह पे टोटल ईयर्स कर दूं, तो देखो 58 साल का वो है। ठीक है, ये 1966, अभी कितना चालू है, 2024, 58 ही साल होती है, चेक कर लेते हैं।
58 साल। ठीक है, देखो उसने पहले किस में लेके आया था कि एज डेज के अंदर में लेके आया था। अब मैंने डेज के अंदर है लेके आया है, ये कैसे समझा, देखो ये टाइम भी है उसके अंदर, आवर, मिनट, सेकंड। ठीक है, तो उसके पहले क्या आएगा, ये डे है, ये डे के अंदर में लेके आया 21,418 दिन। मतलब कि मैं अगर ये 58 को लगभग 365 से ही करते हैं, लीप ईयर वगैरह जाने तो ये 20,648 दिन। ठीक है, तो ये है इसके अंदर के लीप ईयर गया, और उसके बाद में ये आज तक के दिन हो गए कुछ तो वो गए। तो उस हिसाब से ये लगभग 20-21 हजार दिन के हिसाब से ये आ रहा है। ठीक है, ये डेज में दिया, ये देखो इसका जो ये है साइन, ये किसके अंदर में है, ड्यूरेशन करके का साइन है, देखो ये। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देखो, ये ड्यूरेशन वाला आया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ ड्यूरेशन में जाके, आपको डेज में चाहिए, आवर्स में चाहिए, मिनट्स में चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए, टोटल ईयर, टोटल डेज, टोटल आवर, मिनट, आपको जिसके अंदर में भी चाहिए है आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको किसके अंदर में किया था, इसको किया था मैंने टोटल ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो इसने क्या किया मुझे या फिर आप यहाँ पे ना करते हुए एज लेके आया है, ट्रांसफॉर्म से करो, यहाँ पे थोड़ी अपने को गरज नहीं है दूसरे कॉलम की। ठीक है, तो आप इसकी एज कितने हो गई, 58 साल। तो यहाँ पे आप इसको राउंड अप कर सकते हो, यहाँ पे एज, चल भाई ठीक है 59 है, या फिर सॉरी राउंड डाउन करो, एज बढ़ा तो नहीं सकते अपन, मर गया तो अगले दिन, तो हम इसको क्या कर देते हैं, राउंड डाउन ही करते हैं, तो 58 साल का तो ये रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे आप राउंड डाउन इसको कर सकते हो, ये चल जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं, ये एज हो गया। लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है भाई, पैसे में आपसे 1 रुपए की भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एज में आप आगे पीछे कर सकते। ठीक है, तो ये भी चीजें ध्यान में रखने वाली है। अभी आप बिजनेस एनालिस्ट बनोगे, ठीक है, आपको ये कोर्सेज खत्म होने के बाद तो बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, टूल आ जाना, टूल पे काम करना। ठीक है, यही चीजें नहीं होती है, आपकी स्किल्स भी देखी जाएगी बिजनेस एनालिस्ट की, कि आपको बिजनेस कितना समझ रहा है, आप बिजनेस कितना समझ सकते हो। कोई कोई इंटरव्यूज में आपको ऐसा एक टेबल दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा पावर बीआई का इंटरव्यू है, ठीक है, लेकिन उनको सबको पता है कि आपको पावर बीआई आता होगा। ठीक है, आप 2-3 साल का बोल रहे हो तो उसको पता है आपको पावर बीआई आता है, तो वो क्या करेगा, ये ऐसा टेबल वेबल देके बोलेगा बताओ इसमें से क्या इंसाइट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको तब बताना है कि हम लोग यहाँ कस्टमर का डेटा दिया हुआ है, इसके अंदर से हम लोग एज निकाल सकते हैं, उसके बाद में उसके टोटल चिल्ड्रन निकाल सकते हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिसका सबसे हाई क्या बोलते हैं चिल्ड्रन रेट है, या फिर किसकी एनुअल इनकम सबसे ज्यादा है, टॉप 5 कस्टमर्स विथ हाईएस्ट एनुअल इनकम, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे से ऐसे कितने एजुकेशन लेवल्स हैं जिनकी एनुअल इनकम ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो जैसे समझ लो पार्शियल कॉलेज है या बैचलर्स है, बैचलर इन इंजीनियरिंग या जो भी है, इसकी इनकम क्या है, एनुअल इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू दी हाई स्कूल गोअर्स या फिर पार्शियल कॉलेज गोअर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे से आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि ये कैसे आप इसको देखते हो इस टेबल को, और इसमें से आप क्या इंसाइट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी होगा कोई इंटरव्यू, तो हर चीज के लिए तैयार रहना अपने को जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, एज हुआ। तो अब वो एज क्या करेगा, टुडे से लेके जो आपने डेट दी है, जैसे यहाँ पे भी डेट है, अगर आप इसको भी एज कर दोगे तो वो क्या कर लेगा, देखो ऐड कॉलम से एज करोगे तो देखो इसने यहाँ से 2015 से लेके, या मतलब कि पूरा लेता है वो 2015 से लेके
24 तक के ही नहीं लेता, वो 1/1/2015 से लेके 11/27/2024 तक के जितने दिन होंगे वो पूरे कैलकुलेट करके लाता है। फिर आप यहाँ पे इसको डे को, ड्यूरेशन को ईयर्स में या डेज में, अगर आप करना, डेज में तो है ही, सॉरी, आपको डेज में, मंथ्स में भी करना है तो आप मंथ्स में भी कर सकते हो। सॉरी, नहीं, मंथ्स में नहीं कर सकते, ईयर्स या डे में ही कर सकते हो, ईयर्स में, ठीक है, या ईयर में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। के बाद में यहाँ से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, स्टार्ट ऑफ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, एंड ऑफ ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। देखो एक एक पट बताता हूँ। ईयर एक्सट्रैक्ट किया, देखो इसके अंदर से 2015 निकाला। उसके बाद में यहाँ पे डेट के, यहाँ से स्टार्ट ऑफ ईयर निकालेगा। देखो स्टार्ट ऑफ ईयर मतलब कि क्या, 1/1/2015, मतलब कि स्टार्ट ऑफ ईयर मतलब कि पहला दिन ईयर का 1 जनवरी 2015 उसने वहां पे एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ईयर। अब जैसे देखो ये 15 खत्म होगा, 16 चालू होगा, तो उसका स्टार्ट ऑफ ईयर क्या होगा, 1/1/2016। देखो जैसे 15 खत्म हुआ, यहाँ पे 31 दिसंबर होगा, उसके बाद में जैसे ही 16 लगा होगा तो इसने क्या कर दिया, स्टार्ट ऑफ ईयर 1/1/2016 यहाँ पे लिखे है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ईयर और स्टार्ट ऑफ ईयर में। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ईयर क्या होगा, 1/1/2015, इसके लिए ये वाली डेट्स के लिए। जैसे 2016 चालू होगा, स्टार्ट ऑफ ईयर उसका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2016। जैसे 17वां ईयर चालू होगा, उसका स्टार्ट ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, 1/1/2017। ठीक है, ऐसा। उसके बाद में डेट है, देखो ईयर के अंदर में एंड ऑफ ईयर होगा। अब भाई स्टार्ट ऑफ ईयर है, एंड ऑफ ईयर क्या होगा उसका, 1/1/2016। अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये वाले टेबल से एंड ऑफ ईयर दिखा था। ठीक है, देखो ये 12/31/2015 ले रहा है। ये यहाँ पे क्यों घपला हो रहा है, क्योंकि इसका डेट देखो, इसका इसके अंदर में टाइम भी है और इसका टाइम बराबर नहीं है, ये 12 AM रात का ले रहा है, उस वजह से ये एक दिन आगे जा रहा है। लेकिन इसका एंड ऑफ ईयर क्या होना चाहिए प्रॉपरली, 12/31/2015। अब यहाँ पे टाइम नहीं था, मैंने उसको फोर्सफुली इसके अंदर में टाइम, डेट एंड टाइम किया, इसलिए उसने रात के 12 बजे का एक टाइम ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके इसमें टाइम बराबर दिया हुआ है तो वो 11:58 या फिर 10 बज के, ऐसे भी इसके अंदर में टाइम रहेंगे, तो वो उस हिसाब से प्रॉपरली 12/31/2015 ही लेगा, एक एक आगे नहीं जाए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है, इससे करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ईयर था, ईयर, ईयर, स्टार्ट ऑफ मंथ, वैसे ही मंथ के अंदर में भी है। देखो मंथ एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं, अपने को क्या मिलेगा, ये एक मिलते जाएगा, एक, जब तक के जनवरी में चल रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा फेब चालू होगा, 2 आएगा, मार्च चालू होगा, 3 आएगा, ठीक है, अप्रैल चालू होगा, 4 आएगा। उसके बाद में देखो मंथ के अंदर में स्टार्ट ऑफ मंथ है। अब स्टार्ट ऑफ मंथ में क्या आएगा, जनवरी मंथ के लिए 1 जनवरी 2015 ये आएगा। ठीक है, जैसे ही फेब चालू होगा उसमें क्या आएगा, 1 फरवरी 2015। ठीक है, करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो 1/1/2015 आ रहा है, लेकिन जैसे ही मंथ खत्म होगा, जैसे देखो यहाँ 12, इधर चलते हैं, देखो 1/31 है, 31वीं रो पे देखो, यहाँ पे 32वें रो पे फेब्रुवरी मंथ चेंज हुआ, तो देखो 31वीं रो पे एक आ रहा है, और जैसे ही 32वीं रो पे फेब मंथ चालू हुआ, उसने क्या लिया, 1 फरवरी 2015। तो ये क्या होगा, हर मंथ के लिए अब स्टार्ट ऑफ मंथ क्या हो गया, जो उसका मंथ रहेगा उसका पहला दिन। ठीक है, उसके बाद में देखो मंथ के अंदर में ही एंड ऑफ मंथ है, तो अब एंड ऑफ मंथ क्या होगा, आखिरी तारीख। अब 31 जनवरी,
नॉर्मल ईयर होगा तो 28 फरवरी, लीप ईयर होगा तो 29 फरवरी, है ना। वैसा फिर 31 मार्च, 30 अप्रैल, ऐसे ऐसे वो क्या चलते जाएगा, उसकी एंड ऑफ मंथ आप वो एक्सट्रैक्ट कर। ठीक है। डेज इन मंथ बोलोगे तो उसके अंदर में कितने दिन है निकालेगा वो, देखो 28 दिन है, 31 दिन है, देखो 31 दिन है। अब ये नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन है इसके अंदर में। कौन सा, 2015 की बात कर रहे हैं। ठीक है। अपना जो ये 24 था, ये 24 शायद लीप ईयर था। हाँ देखो, ये जो अभी चल रहा है ये लीप ईयर है, तो वो अगर आप 2024 का सिलेक्ट करते तो वो क्या दिखाता आपको, 29 दिन दिखाता उसके अंदर। ठीक है। और नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ का मतलब कि क्या है, जो आपने मंथ एक्सट्रैक्ट किया उसके अंदर में 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था। अगर आपको नेम ऑफ मंथ चाहिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो भी निकल जाएंगे भाई। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी चीजें आप एक डेट कॉलम से निकाल रहे हो। ठीक है, एक ही डेट कॉलम, ये सारी चीज है। और ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अपने को लगेंगी। ठीक है। ये डैक्स से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको नहीं निकालना है तो डैक्स के अंदर में भी फॉर्मूलाज है। सिंपल सिंपल ईयर वाला, मंथ हो गया, स्टार्ट ऑफ ईयर, ये फॉर्मूलेज वहां पे भी है, तो आप वहां पे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी निकाल के ही रखना है, डैक्स नहीं लिखने का है, तो आप यहीं पे डाल के डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है। कब क्या लग जाएगा आपको कोई पता, किसी आपको मेजर के अंदर में स्टार्ट ऑफ ईयर कैलकुलेट करना है, स्टार्ट ऑफ ईयर के हिसाब से, तो वो आप इसमें डेजिग्नेट कर सकते हो। ये इस वजह से ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अब क्वार्टर है, क्वार्टर ऑफ ईयर, क्वार्टर ऑफ ईयर मतलब कि क्या, 4 क्वार्टर होते हैं इसके अंदर में, एक साल के अंदर में। पता है ना कौन से 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहले क्वार्टर में कितने महीने आते हैं, किसी को पता है, पता सभी को। थ्री। 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 हाँ, तो ठीक है, तो पहले क्वार्टर में 3 आते हैं। तो अब जहां तक के डेट जाएगी 31 मार्च तक के, तो अगर आप ये क्वार्टर इसमें से करते हो, क्वार्टर ऑफ ईयर, तो देखो फर्स्ट क्वार्टर, कहाँ तक के फर्स्ट क्वार्टर आएगा, ये आया आपका 90 तक। ठीक है, 90 तक कौन सी वैल्यू है, देखो 31 मार्च 2015 तक के क्वार्टर कौन सा है, 1 है। अब जैसे ही वहां से लेके मार्च के बाद क्या था, अप्रैल, मई, जून, तो ये 3 महीने के लिए सेकंड क्वार्टर है। बस यार वैसे ही है, सिंपल। क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, अब ये स्टार्ट ऑफ क्वार्टर की वही चीज है, डेट लेके आएगा वो, इस क्वार्टर की डेट। अब ये 1/1/2015 ये कहाँ तक दिखाएगी, फर्स्ट क्वार्टर एंड तक के, देखो 90, 90 तक की ये दिखा रही है, दिखा रही है। जैसे 91 लगा, वो सेकंड क्वार्टर की स्टार्ट डेट दिखा रही है। सेकंड क्वार्टर की स्टार्ट डेट कहाँ से होगी, 1 अप्रैल से। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 क्वार्टर की स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2015। जैसे ही सेकंड क्वार्टर चालू हुआ, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2015। अब ये कहाँ तक चलेगी, अप्रैल, मई, जून, जून के 30 जून तक के चलेगी। जैसे ही जुलाई चालू होगा, 1 जुलाई, वहां से फिर से 1 जुलाई वाली डेट चालू होगी, देखो 1/7 चालू हुई। 7वां महीना कौन सा रहता है, जुलाई, 1 जुलाई, तो ये स्टार्ट ऑफ क्वार्टर की डेट। ठीक है, अब वो वैसे ही एंड ऑफ क्वार्टर है सेम। ठीक है, अभी ये नहीं बताता। वीक है, हाँ, वीक में समझने के लिए है, वीक ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ। वीक ऑफ ईयर, अब एक साल में कितने वीक होते हैं, किसी को पता है, मतलब पता होंगे, जैसे ऐसे कुछ हो। 54 वीक्स। ठीक है, 54, 53 किसी में होते हैं। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, वीक ऑफ ईयर मतलब कि पहला वीक, दूसरा वीक,
तीसरा वीक, वीक ऑफ मंथ, लगभग हर मंथ में कितने वीक्स होते हैं, लगभग 4 से 5 वीक हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर में डिफरेंस है आपको। वीक ऑफ ईयर में करता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा, ये 52 तक जाएगा। अब ये डेट के हिसाब से, जैसे ये 21वां यहाँ पे दिख रहा है 143, ये 5/23/2015, ये 21वां वीक है इस ईयर का, ठीक है। 21वां वीक किसका है, इस ईयर का, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं डेट के अंदर में जाके वीक ऑफ मंथ करता हूँ, तो वो उस मंथ का कौन सा ईयर होगा, देखो जो 21 वाला था, ठीक है। देखो वो 21 वाली वो जो डेट है वो 21st वीक ऑफ ईयर है, लेकिन 4th वीक ऑफ मंथ है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, देखो वो पूरे साल में का 21वां ये वीक है, लेकिन उस मंथ का क्या है, चौथा वीक। ये डिफरेंस समझे आपको, वीक ऑफ ईयर और वीक ऑफ मंथ का। यस सर। हम्म, तो एक रहेगा वीक ऑफ ईयर, एक रहेगा वीक ऑफ मंथ। अब वीक ऑफ मंथ का देखो कैसा है कि किसी में 5 रहेंगे वीक, किसी में 4 ही रहेंगे, ठीक है। किसी में 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर से ये 1 से चालू होगा, लेकिन ये कहाँ पे खत्म होगा, जहां तक के साल चल रहा है ये 52 50 वहां तक के चलेगा। जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा, ये फिर से 1 से चालू होगा, देखो 2015 तक के। फिर जैसे ही 2016 लगा, ये पहला वीक उसका वीक ऑफ ईयर। सर जहाँ पर 6 आया है वो वीक ऑफ मंथ कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, एक वीक में छठा 6 महीने नहीं हो सकता, 6 वीक्स नहीं हो सकते। देखे नहीं। देखो यहाँ पे हुआ है, अ, कौन सा है ये, 2015 का, 2243, देखो 8/31, 8वां महीने का 2015। अच्छा 5 अगस्त, 1 2 3 4 5 6 को चेक करते हैं। तो 13/8/1/2015। इस वीक में आया, फिर ये 2 3 4 5 6 तो नहीं आना चाहिए, लेकिन देखते। हम्म,
5। इधर को देखते हैं। अगस्त, वीक ऑफ मंथ कैसे कैलकुलेट कर रहा है देखते हैं। मूव करते हैं इसको टू पे क्या नहीं। सर 2015 में सैटरडे में 1 तारीख आता है ना, हम्म, तो ऐसा वो काउंट करके 28 तारीख मंडे को आती है, 30 तारीख, इसीलिए 6 होते हो। आ गया। पता नहीं यार, वो लॉजिक है। 6 आ रहा होगा तो आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इसमें 5 ही आ रहा है बराबर। हम्म, एक तारीख का सैटरडे है। सैटरडे संडे संडे, हाँ। और ये सैटरडे तक ही इसने फर्स्ट लिया और फिर वीक स्टार्ट संडे से। इस वजह मंडे से में ये, 31 तारीख। हाँ। वो सैटरडे संडे को एज ए फर्स्ट डे ले रहा है। ठीक है, तो ये कर रहा है। लेकिन ये हम लोग जो वीक ऑफ ईयर है, सॉरी वीक ऑफ मंथ है, ये स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि अपन लोग मंडे से स्टार्ट करना है वीक या कहाँ से लेना है। ये लेकिन डेक्स में कर सकते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे 1 तारीख सैटरडे से हो रही है चालू, तो वो नेक्स्ट 31 कहाँ तक जा रही है, सैटरडे तक। तो वो यहाँ पे 6 लेके आए, तो इसका जो है वीक ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप डीबग करके देखना क्या है, तो इसको 6 महीने क्यों आ रहे हैं। अगस्त का महीना ये 2015 का। ठीक है, तो ऐसे ही डिबग करना पड़ता है। इसके अंदर फिल्टर लगा दिया अगस्त का, फिर इसके अंदर में 6 दिन क्यों आ रहे हैं, 6 वीक्स क्यों आ रहे हैं, तो ऐसे चेक करने का। चलो, अभी ट्रांसफॉर्म के अंदर के बाद ये ऐड कॉलम्स में है कुछ, जैसे कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, कंडीशनल कॉलम, कस्टम कॉलम, ये सारी चीजें अच्छी है, ये देखेंगे। चलो, ठीक है, मिलते हैं। कुछ किसी को पूछना है आज, दिक्कत जा रही है कुछ? हेलो सर। हाँ, अथर्व बोल। सर गलती गलती से कल नहीं क्या वो क्विक सेटिंग डिलीट हो गई थी। कौन सी? क्विक्स क्विक तो क्वेरी सेटिंग डिलीट हो गई थी, जो अम, राइट साइड में रहती है क्वेरी सेटिंग जहाँ पे अपन चेंजेस अच्छा अच्छा, करते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वही। गलती से वही डिलीट हो गई। ये हाँ सर। तो ये व्यू में जाना, व्यू में जाके हाँ ये क्वेरी सेटिंग है।
ओके सर। ये डिलीट हो गई तो ये व्यू में जाओ। ऐसा। ओके। और कुछ किसी को पूछना है? साइलेंस है मतलब नहीं। चलो फिर मिलते हैं कल। कल कोशिश करता हूँ मैं वो एग्जांपल लेके आने की। इतने में यार टाइम ही नहीं मिल रहा, बहुत प्रोडक्शन रिलीज चालू है, इस वजह से थोड़ा सा बिजी है। अभी वो ये लोग अभी थैंक्स गिविंग वगैरह आएगा तो जो यूएस वाले कस्टमर है वो छुट्टी पे जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा आराम रहेगा। अभी नवंबर दिसंबर आईटी के अंदर में थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि मोस्टली यूएस कस्टमर्स रहते हैं तो वो छुट्टी पे जाते हैं, तो इतना काम नहीं रहता। ठीक है, चलो। लेकिन अपन इंडियंस, अपने को कोई छुट्टी नहीं रहती है, अपने को सिर्फ काम करने का है। चलो बाय बाय। बाय।